चंदनपुर नाम के एक बड़े और खुशहाल गांव में रघुनाथ जी अपने पूरे परिवार के साथ एक शानदार 3 मंजिला मकान में रहते थे। रघुनाथ जी का गांव के बाजार में कपड़े का एक बड़ा कारोबार था। उनकी पत्नी सावित्री देवी पूरे घर की मुखिया थीं, अनुशासन पसंद और थोड़ी कड़क स्वभाव की, पर दिल की बहुत साफ। उनके 2 बेटे थे, माधव और केशव। दोनों भाई कपड़े के व्यापार में अपने पिता का हाथ बंटाते थे और आपस में बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन इस घर की असली रौनक और असली क्लेश की वजह थी उनकी दोनों बहुएं, बड़ी बहू रागिनी और छोटी बहू मोहिनी। रागिनी को इस घर में आई 1 साल हो चुका था, जबकि मोहिनी अभी 1 महीने पहले ही ब्याह कर इस घर में आई थी। दोनों बहुएं एक दूसरे को एक आंख नहीं भाती थीं। फिर एक सुबह मोहिनी रागिनी से कहती है, ओहो रागिनी दीदी, मैंने अपनी नाजुक नाजुक उंगलियों से इतनी कड़क पनीर की सब्जी बना दी है कि खुशबू से ही पड़ोसियों के पेट में चूहे कूदने लगे। अब अपनी इन मखमली चूड़ियों को थोड़ी तकलीफ दो और जल्दी से चूल्हे पर आकर रोटियां बनाकर तैयार कर दो। मेरा काम खत्म, अब तुम्हारा काम शुरू। वाह रे मेरी सुंदर गोपी बहू, बड़े आए काम खत्म करने वाले। तुम तो हर बार अपनी चालाकी का वीआईपी गियर लगाती हो, 2 मिनट में सब्जी बनाकर बर्तन पटक कर साइड हो जाती हो, और ये तपती भट्टी जैसी रसोई में रोटियां बनाने की पूरी आफत मेरे इस भोले से सिर पर फोड़ देती हो। तुम्हारी तो बस यही कहानी है, सब्जी बनाते हुए गैस को एकदम चींटी की चाल जैसी धीमी कर दोगी और फिर चुपके से खिसक कर अपने वीआईपी रूम में जाकर फोन पर पतनी कमरिया वाले रील देखने बैठ जाओगी। लेकिन मेरा सोचो, घर के सब मर्द जब खाने बैठते हैं तो एक एक इंसान 10-10 रोटियां ऐसी उड़ाता है जैसे कोई रॉकेट हो, और मुझे यहाँ इस 40 डिग्री की गर्मी में हलवाई की तरह पसीने पसीने होकर रोटियां बेलनी पड़ती हैं। मेरी तो कमर का कचूम्बर बन जाता है। ओहो दीदी, इतने लंबे लंबे डायलॉग मत मारो, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। अब मैं क्या करूं बताओ, जब इस घर के लोगों को तुम्हारे हाथ की बनी वो बिना नमक मिर्ची वाली सूखी सब्जी पसंद ही नहीं आती, तो इसमें मेरी क्या गलती है भला। मेरे हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा का स्वाद है, इसलिए सब मेरी तारीफ के पुल बांधते हैं। अब तुम्हारी सब्जी कोई सूंघे भी ना तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। अरे चुप कर रे चालू चपटी, मेरी सब्जी खराब नहीं होती, बल्कि तेरी नीयत में ही खोट है। मुझे तो पूरा 100% यकीन है कि जब मैं सब्जी बनाकर रसोई से 2 मिनट के लिए बाहर हवा खाने जाती हूँ तो बिल्ली की तरह दबे पांव आती है और मेरी कढ़ाई में चुपके से नमक का डिब्बा या मुट्ठी भर मिर्ची पलट देती है, ताकि माँ जी के सामने मेरी पूरी इज्जत का कबाड़ा हो जाए। तू बहुत बड़ी छुपी रुस्तम है मोहिनी। दोनों बहुएं आपस में मुंह फुलाकर लड़ ही रही थी कि तभी गुस्से में लाल पीली होकर उनकी सास सावित्री देवी रसोई में आ धमकी। अरे बस करो री मेरी झांसी की रानियों, थम जाओ जरा। तुम दोनों की ये 24 घंटे चलने वाली महाभारत कभी खत्म होगी या इस घर को पागल खाना बनाकर ही मानोगी? कितनी बार बोला है कि इस तरह सड़ियल औरतों की तरह मत लड़ा करो। बाहर सड़क पर चलने वाले राहगीर भी रुक रुक कर तमाशा देखते हैं कि रघुनाथ जी के घर में कौन सा नाटक चल रहा है। इस पूरे चंदनपुर मोहल्ले में हमारे खानदान की एक रत्ती बराबर इज्जत बची है, तुमने तो उसे भी मिक्सी में पीसकर चटनी बनाने की कसम खा रखी है। माँ जी, आप ही इस रागिनी दीदी को समझाओ ना, इनकी सुई तो एक ही जगह अटक जाती है। जब मैंने इतनी मेहनत से सुबह सुबह सब्जी का तड़का मारकर तैयार कर दिया, तो अब ये रोटियां बेलने में नखरी के ऐसे ऐसे डांस स्टेप क्यों दिखा रही हैं? अब आप ही बताओ माँ जी, क्या आप चाहती हैं कि सुबह का सारा झाड़ू पोछा बर्तन भांडा सब मैं ही अकेली करूं और ये महारानी बनकर हुक्म चलाएं? अरे सुनिए माँ जी, इसकी मीठी मीठी बातों के चक्कर में मत आना। ये बहुत बड़ी एक्टर है। ये तो बस सब्जी का बहाना बनाकर इधर उधर हवा खाने चली जाती हैं, लेकिन मुझे रोटियां बनाने के लिए इस जलते हुए कोयले जैसी रसोई में पसीने से बेहाल होना पड़ता है। आप तो जानती हैं ना कि बाहर कितनी कड़क गर्मी हो रही है। मेरा तो दिमाग घूम रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि आज ये रोटी वोटी का झंझट छोड़ो, मैं सीधा कुकर में चावल चढ़ा देती हूँ, जिसकी किस्मत में होगा खाएगा। ओहो, ऐसे कैसे चावल बना दोगी तुम अपनी मर्जी से? घर के सब लोगों का गर्मा गर्म फूली हुई रोटियां खाने का मन है, तो रसोई में आज रोटी ही बनेगी। माँ जी, देख रही है ना इसके तेवर? ये लड़की ऐसे सीधे सीधे सुधरने वाली नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करती?
रोज रोज का ये किचकिच और कलेश जड़ से ही खत्म कर दो। आप हम दोनों को अलग क्यों नहीं कर देती? ये अपनी दुनिया में मस्त, मैं अपनी दुनिया में मस्त। अरे बाप रे, सुन रही हैं माँ जी इसकी खतरनाक बातें? मुझे तो अभी इस घर में लाल जोड़ा पहनकर आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है और ये महारानी 1 साल में ही पूरे भरे पूरे परिवार का तंबू उखाड़ने और अलग होने की बातें करने लगी। कितनी स्वार्थी हैं ये। तुम दोनों को जितनी भी खोपड़ी फोड़नी है एक दूसरे की फोड़ लो, लेकिन कान खोल कर सुन लो, जब तक मेरी हड्डियों में दम है मैं तुम दोनों को अलग नहीं करूंगी। चलो चुपचाप मुंह बंद करो और खाना बनाओ। सास की कड़क डांट सुनकर रागिनी गुस्से में पैर पटकती हुई रसोई से बाहर भाग गई और दोनों बहुएं मन मारकर एक दूसरे को घूरती हुई खाना बनाने लगीं। रसोई के युद्ध को बीते कुछ ही दिन हुए थे। एक रात को बड़ी बहू रागिनी अपने कमरे में पति माधव का भेजा फ्राई करने बैठ गई। ओहो माधव जी, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि अपनी पूजनीय माता जी को थोड़ा समझाइए ना। उन्हें सीधे सीधे बोल क्यों नहीं देते कि हम दोनों अब इस घर से अलग होना चाहते हैं? लेकिन नहीं, मेरी बात तो इस घर में जैसे कोई रेडियो की एडवर्टाइजमेंट है, कोई सुनता ही नहीं। अरे बाबा रागिनी, तुम हर छोटी बात पर राई का पहाड़ क्यों बनाने लगती हो? तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि मेरा और केशव का रिश्ता कितना पक्का है। हम दोनों भाई आज तक कभी एक दूसरे से ऊंचे स्वर में भी नहीं बोले। और तुम दोनों देवरानी जेठानी का क्या है? जब देखो तब टॉम एंड जेरी की तरह बिल्ली चूहे का खेल खेलती रहती हो। हाँ हाँ, सारे सीधे और शरीफ तो इस दुनिया में आप दोनों भाई ही हो, सारी विलन तो मैं ही हूं ना। मैं उस मोहिनी महारानी के साथ अब 1 सेकंड के लिए भी एडजस्ट नहीं कर सकती। उसकी वो टेढ़ी मुस्कान और वो तीखी जुबान मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर देती है। प्लीज माधव जी, मेरी खातिर अपनी माँ से बात करो ना, अलग हो जाते हैं ना, प्लीज। भगवान, मुझे इस रोज रोज के क्लेश से बचाओ। माधव तो सो गया, लेकिन ये चिंगारी अगले ही दिन हॉल में एक बड़े धमाके में बदल गई। दीदी, तुम्हारी ये रोज रोज की बड़बड़ अब मेरी बर्दाश्त के बाहर है। अच्छा, और तुम्हारी वो जो 24 घंटे की चालाकियां हैं, वो क्या हम मेडल जीतने के लिए झेल रहे हैं? दोनों बहुएं हॉल में चीख ही रही थीं कि तभी बाजार से ससुर रघुनाथ जी, दोनों बेटे माधव केशव और सास सावित्री देवी वहां आ गए। अरे तुम दोनों बहुओं का नाटक फिर से शुरू हो गया। अरे आखिर कब तक इस घर में ये डेली सोप का ड्रामा चलेगा? दुकान पर ग्राहकों का दिमाग संभालो और घर आओ तो तुम दोनों का ये कुश्ती मैच देखो। माँ जी, इस मोहिनी ने तो रोज मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। जब देखो तब कमरे में आकर सुई की तरह चुभती रहती है कि अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। मेरी तो एक नहीं सुनती ये लड़की। ये सब सुनकर सास सावित्री देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब तक तो वो चुप थीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बहुओं की रोज की किचकिच है, लेकिन बात जब बेटों के सुकून पर आई तो उनका पारा चढ़ गया। अरे मोहिनी और रागिनी, तुम दोनों को अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम जानती भी हो कि मैंने कितनी हाड़ तोड़ मेहनत करके दिन रात एक करके तुम्हारे ससुर जी के साथ मिलकर ये 3 मंजिला महल खड़ा किया है, और तुम दोनों आई और 2 दिन में कहने लगी कि घर के टुकड़े कर दो। परिवार बनाना और उसे जोड़ कर रखना कोई गुड़िया का खेल नहीं होता जो जब चाहा तोड़ दिया। ओहो माँ जी, ये पुरानी बातें छोड़ो ना। ये सब तो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए करते ही हैं। आपने कोई नया पहाड़ थोड़ी तोड़ दिया। और वैसे भी आपके जमाने में तो महंगाई भी नहीं थी। 2 रुपए में तो पूरा बोरा राशन आ जाता था। आज के जमाने में रहकर देखो तो पता चले। अच्छा, तो हमारे जमाने में महंगाई नहीं थी और हमने कोई एहसान नहीं किया? ठीक है, अगर तुम दोनों महारानियों को ऐसा ही लगता है तो अभी के अभी जाओ और अपनी अपनी अलमारी से सारा सामान बांध लो। मैं तुम दोनों के आगे 1 महीने की एक छोटी सी शर्त रखती हूँ। अगर तुम दोनों ने मिलकर 1 महीने तक वो शर्त पूरी कर दी तो मैं खुद इस 3 मंजिला घर का बंटवारा कर दूंगी। ये नीचे की मंजिल पर हम बूढ़े बुढ़िया रह लेंगे। पहली मंजिल पर रागिनी बहू का राज होगा और दूसरी मंजिल पर मोहिनी बहू अपनी मनमर्जी चलाएगी। अरे वाह माँ जी, आप सच बोल रही हैं ना? सामान बांध लो मतलब हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? कोई ट्रिप विप पर?
तुम दोनों को ज्यादा दिमाग चलाने और कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। वक्त आने पर सब समझा दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए चुपचाप जाओ और अपना सारा ताम झाम और सामान बोरियों में बांध लो। वही सबसे ज्यादा जरूरी है। दोनों बहुएं तो अपनी आजादी के लालच में खुशी खुशी सामान बांधने चली गई, लेकिन ससुर रघुनाथ जी और सास सावित्री की आंखों में एक छुपा हुआ प्लान था, जिसे सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। घर से सारा सामान गाड़ी में लादकर पूरा परिवार एक अनजान सफर के लिए निकल जाता है। सावित्री देवी और रघुनाथ जानते थे कि वो कहाँ जा रही हैं, लेकिन बहुएं बिल्कुल बेखबर थीं। अरे माधव जी, ये गाड़ी आप कहाँ ले जा रहे हैं? हम तो किसी वीरान इलाके की तरफ आ गए हैं। माँ जी, कुछ तो बोलिए, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? हाँ माँ जी, ये सड़कें तो एकदम ऊबड़ खाबड़ हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये गाड़ी बीच रास्ते में ही ना खराब हो जाए। जैसे जैसे जगह पास आने लगी, माधव और केशव भी रास्ता देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। अरे माँ, हम तो नीलगढ़ के पोखरे पर आ गए। आखिर आप यहाँ क्या करना चाहती हो? थोड़ी ही देर में सब कुछ समझ जाओगे बेटा। गाड़ी से उतरो। गाड़ी से उतरते ही सामने एक बड़ा सा तालाब था और वहीं पर एक जर्जर सी टूटी फूटी झोपड़ी बनी हुई थी। छी, माँ जी, हम कहाँ आ गए हैं? ये झोपड़ी है या किसी भूत का अड्डा? देखो कैसे इसकी दीवारें गिर रही हैं और छत पर तो घास फूस उगाई हैं। हम इतना सारा कीमती सामान लेकर इस नरक में क्यों आए हैं? मुझे तो यहाँ एक पल के लिए भी खड़ा होना गवारा नहीं है। मेरी तो रूह कांप रही है। ये कैसा गंदा, सीलन वाला और बदबूदार ठिकाना है। अब सुनो दोनों बहुओं, तुम दोनों अलग होना चाहती थी ना? यहीं से मैंने और तुम्हारे पिताजी ने अपने सफर की शुरुआत की थी। तब इनके पास कुछ भी नहीं था। हम इसी तालाब के किनारे छोटी सी झोपड़ी में रहकर मछलियां पकड़ा करते थे और इसी मेहनत से हमने वो चंदनपुर वाला घर बनाया जिसका तुम बंटवारा करना चाहती हो। हमने ये तय किया है कि अगर तुम अलग रहना चाहती हो तो तुम्हें 1 महीने के लिए यहाँ रहना होगा। अगर तुम बिना लड़ाई के 1 महीने इस झोपड़ी में तालमेल के साथ रह सकोगी, तभी तुम अलग होने के लायक मानी जाओगी। जब 1 महीना रागिनी दीदी के साथ उस बड़े घर में रह लिया मैंने, फिर तो इस छोटी सी झोपड़ी में 1 महीना एडजस्ट करने में कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद तो आज़ादी ही आज़ादी होगी। सही है, मुझे भी रोज रोज के इस झंझट से छुट्टी मिलेगी। ठीक है माँ जी, मुझे भी ये शर्त मंजूर है। आजादी के लालच में दोनों बहुएं मान जाती हैं और पूरा परिवार अपना सामान लेकर उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर चला जाता है। झोपड़ी में सामान रखते ही जगह पूरी तरह भर गई। अभी सब थके ही थे कि सास सावित्री देवी ने अपना पहला हुक्म सुना दिया। सुनो बहुओं, बहुत जोर की भूख लगी है। रागिनी, तुम जाओ और इस तालाब से बाल्टी भरकर पानी लाओ ताकि चाय बन सके। और मोहिनी, तुम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गांव की दुकान पर जाओ और चाय शक्कर का सामान लेकर आओ। चलो जल्दी करो। आए माँ जी, तालाब से पानी लाना पड़ेगा? पर इस तालाब का पानी तो देखिए, बिल्कुल गंदा और मटमैला है और इसमें तो मेंढक भी तैर रहे हैं। इसकी चाय पियेंगे हम? और माँ जी, मेरा तो सोचो, 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना, कुल मिलाकर 4 किलोमीटर। इतनी दूर पैदल चलूंगी तो आपकी चाय बनने से पहले मेरी टांगों की चटनी बन जाएगी। मैं इतनी दूर नहीं जाने वाली। तुम दोनों तो कुछ ही पल में परेशान हो गई। अभी तो पूरा महीना बाकी है। जो काम जिसको बोला है चुपचाप करो, वरना बंटवारा भूल जाओ। आजादी के लालच में मोहिनी सामान लेने भागी और रागिनी बाल्टी लेकर तालाब की तरफ चल दी। कुछ देर बाद मोहिनी हांफते हुए सामान लेकर वापस आई, पर रागिनी अब तक नहीं लौटी थी। मोहिनी उसे देखने तालाब किनारे पहुंची। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, हाय रे मेरी कमर टूट गई। ये तालाब के किनारे वाला ससुराल तो मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। कोई बचाओ मुझे। ओहो दीदी, आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो इस तालाब वाले ससुराल में 1 महीना आराम से एडजस्ट कर लूंगी और माँ जी मुझे अलग भी कर देंगी। पर आपकी कमर का क्या होगा? ज्यादा मत हंसो मोहिनी,
मैं भी तुमसे हार नहीं मानूंगी। देख लेना, अलग तो मैं होकर ही रहूंगी। रागिनी ने हिम्मत करके किसी तरह पानी भरा। फिर दोनों बहुओं ने झोपड़ी के बाहर लकड़ियां इकट्ठी करके चूल्हा जलाया और जैसे तैसे चाय बनाकर सबको पिलाई। शाम होते ही सास सावित्री देवी ने बहुओं को रात के खाने के लिए तालाब से मछली पकड़ने का हुक्म दे दिया। क्या कहा माँ जी आपने? तालाब से जाकर मछलियां पकड़ कर लाए? अरे माँ जी, हमें तो ये भी नहीं पता कि मछली पानी में तैरती कैसे है, और आप कह रही हैं कि पकड़ कर लाओ। हमने आज तक रसोई में सिर्फ कढ़ाई चलाई है। ये मछली पकड़ने वाला कांटा हमसे नहीं संभलने वाला। हम भूखे सो जाएंगे पर हमसे ये नहीं होगा। अरे दीदी, टेंशन मत लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम अभी YouTube से 2 मिनट में मछली पकड़ना सीख लेंगे। दोनों बहुएं तालाब किनारे जाती हैं। तभी वहां पानी भरने आई गांव की एक औरत कमला उन्हें टोकती है। अरे बहुओं, तुम यहाँ की नहीं लगती। थोड़ा संभल कर पैर रखना, यहाँ तालाब किनारे बहुत फिसलन है, गिर जाओगी। अरे कमला जी, हम अपना देख लेंगे, आप अपना काम करो। हमें ज्ञान देने के लिए हमारी सास ही काफी हैं। रागिनी जैसे ही घमंड में आगे बढ़ी, उसका पैर जोर से फिसला और वो सीधे छपाक से कीचड़ में जा गिरी। अरे बाप रे, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। जब देखो तब मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है? ये काई सिर्फ मेरे ही पैर में आकर चिपकती है क्या? ये मोहिनी भी तो यहीं खड़ी है, भगवान ने इसे क्यों नहीं गिराया? सारा कीचड़ मेरे ही VIP कपड़ों पर लगना था। ओहो दीदी, बुरा मत मानना, पर सच में भगवान बहुत अच्छे हैं। वो गिरे हुए लोगों को ही बार बार गिराते हैं। इसीलिए तो आप हर 2 मिनट में यहाँ साष्टांग प्रणाम कर रही हो। चलो अब उठो भी, वरना मछलियाँ आपको देखकर ही भाग जाएंगी। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक ही छोटी मछली मिलती है, जिसे लेकर वो घर लौटती हैं। जैसे ही दोनों बहुएं घर पहुंचती हैं, तभी सास सावित्री देवी उनकी बाल्टी में देखती है कि सिर्फ उसमें एक ही मछली थी, जिसे देखकर वो सिर्फ हल्की सी मुस्कान दिखाकर चली जाती हैं। फिर दोनों बहुएं एक दूसरे की ओर देखकर शाम के खाने की तैयारी करती हैं और सभी को मछली के साथ चावल खिलाती हैं। रात को पूरा परिवार झोपड़ी के अंदर सोया ही था कि तभी तालाब के पानी की डरावनी आवाजें आने लगीं। मोहिनी डर कर उठ बैठी। उठो जी, उठो। सुनो, ये बाहर से कैसी अजीब और डरावनी आवाजें आ रही हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझसे सोया भी नहीं जा रहा। कहीं बाहर कोई भूत प्रेत या डायन का साया तो नहीं है? अरे मोहिनी, चुपचाप सो जाओ। बाहर कोई भूत वूत नहीं है, ये तालाब के पानी की लहरों की आवाज है। जब हम छोटे थे और यहाँ रहते थे तो हमें इन आवाजों की आदत थी। अब तो ये आवाजें सुनकर बड़ा सुकून मिल रहा है। तुम्हें इसमें सुकून मिल रहा है? यहाँ मेरी डर के मारी जान सूखी जा रही है और तुम सुकून की बांसुरी बजा रहे हो। मैं तो सुबह होते ही यहाँ से भाग जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ रागिनी का भी मच्छरों के कारण बुरा हाल था। वो बार बार ताली बजाकर मच्छर मार रही थी। यार रागिनी, क्या आधी रात को तुमने ये हैप्पी बर्थडे टू यू शुरू कर रखा है? अब सो भी जाओ प्लीज। ये ताली बजाना बंद करो। यहाँ कोई माता का जगराता चल रहा है क्या जो तुम मंजीरे बजा रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि रात के 2 बजे मुझे ताली बजाने का शौक चढ़ा है? जरा आंखें खोल कर देखो, यहाँ कितने बड़े बड़े मच्छर उड़ रहे हैं। पूरी सेना ने हमला कर दिया है। पता नहीं तुम कुंभकर्ण की तरह कैसे सो पा रहे हो? अरे शुरू के दिनों में हमने यहाँ बहुत संघर्ष किया है, इसलिए इन मच्छरों से मेरी पुरानी दोस्ती है। ये मच्छर सिर्फ नए लोगों का खून पीते हैं या फिर उन लोगों का जो दूसरों का खून पीते हैं। अब चुपचाप सो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रागिनी माधव की बातें सुनकर चुपचाप सो जाती है। फिर अगली सुबह तालाब के किनारे ससुराल में बहुओं को एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आज यहाँ तीसरा दिन था और मोहिनी ने रागिनी के पास जाकर बात शुरू की। देखिए रागिनी जेठानी जी, अगर हम दोनों को सच में उस चंदनपुर वाले घर में हमेशा के लिए अलग होना है, तो हमें कुछ दिनों के लिए अपनी दुश्मनी भूलनी होगी। जब तक हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहने का नाटक नहीं करेंगी, माँ जी हमें अलग नहीं करेंगी। अच्छा, वैसे बात में दम तो है। चलो, मुझे मंजूर है, पर ये बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है? हम करेंगे क्या? देखो, अब अगर आप दोबारा तालाब किनारे गिरोगी तो मैं आप पर हंसूंगी नहीं,
बल्कि चुपचाप आपको उठा दूंगी। मैं रोज बाहर जाकर 4 किलोमीटर दूर बाजार से सारा सामान ले आया करूंगी और आप यहाँ तालाब से मछलियां पकड़ लेना, ताकि माधव जी और केशव जी उसे बाजार में बेचकर पैसे ला सकें। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। मान गए मोहिनी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी इस छोटी सी खोपड़ी में इतनी समझदारी की बातें भी आ सकती हैं। ठीक है, डील पक्की। मैंने अभी बताया ना जेठानी जी, अगर अलग होना है तो एक दूसरे का मजाक उड़ाना बंद करना होगा, वरना अगर मैं आपके चेहरे पर बोलने पर आ गई ना, तो इन 3 दिनों में मच्छरों ने आपके गोरे गालों पर जो इतने सारे लाल लाल चांद सितारे बनाए हैं, मैं उस पर बहुत कुछ बोल सकती हूँ। कुछ दिनों के लिए दोनों बहुओं में दोस्ती हो जाती है। दोनों समय से तालाब से पानी लाती, मछलियां पकड़कर मर्दों को बेचने के लिए देती। मोहिनी रात को मछली चावल और दोपहर को मछली रोटी बनाकर तैयार कर दी थी। ऐसे ही 15 दिन बीत गए तो सास ने उन्हें टोक दिया। अरे वाह बहुओं, तुम दोनों की तो आजकल बहुत अच्छी जमने लगी है। मैं तो सोच रही हूँ कि जब इस टूटी झोपड़ी और बुरे माहौल में तुम दोनों इतनी अच्छी सहेलियां बन सकती हो, तो उस चंदनपुर वाले आलीशान घर में तो तुम्हें सारा सुकून था। फिर वहां तुम दोनों से ढंग से मिलकर काम क्यों नहीं होता था? ये सुनकर दोनों बहुओं का चेहरा उदास हो गया। तभी ससुर रघुनाथ जी ने भी अपनी बात रखी। तुम समझ नहीं रही हो सावित्री, अभी ये दोनों बहुएं मिलकर आपस में अच्छा रिश्ता सिर्फ इसलिए चला रही हैं क्योंकि इनके सामने अलग होने का बहुत बड़ा लालच है। वहीं अगर ये उस बड़े घर में सारी सुख सुविधाओं के साथ प्यार से रहती तो वो इन्हें भारी लगता। नहीं माँ जी, पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस रहने दो बहू, जाओ जाकर अपना काम करो। हम अच्छे से समझ गए कि बात क्या है। तुम्हें अब अपनी बात को छिपाने की जरूरत नहीं है। समय बीतता गया और एक दिन जब बड़ी बहू रागिनी हमेशा की तरह तालाब किनारे मछली पकड़ने गई तो उसका पैर दोबारा काई पर फिसल गया और वो जोर से गिर पड़ी। अरे रागिनी दीदी, आपको चोट तो नहीं लगी? जब आपको अच्छी तरह पता है कि इस तालाब के किनारे बहुत फिसलन है, तो आपको देखकर पैर रखना चाहिए ना। समझ नहीं आता कि आपको यहाँ बार बार गिरने में क्या मजा आता है। मोहिनी, मुझे डांटना बंद करो। इस बार सचमुच मेरे पैर में बहुत तेज मोच आ गई है। मुझसे तो सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कोई बात नहीं दीदी, गुस्सा थूको और मेरा सहारा लेकर धीरे धीरे खड़ी हो जाओ। आज भले ही घर में थोड़े पैसे कम आए तो क्या हुआ, हम लोग आज रात को सिर्फ दाल चावल बना लेंगे। आप बस आराम करो, आज आप रसोई का एक भी काम नहीं करोगी। पर मोहिनी, माँ जी ने तो साफ साफ बोला है कि हम दोनों को मिलकर ही झोपड़ी का सारा काम संभालना है। अगर मैं बैठ गई तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। अरे दीदी, आप चिंता मत करो, मैं माँ जी से झूठ बोल दूंगी कि दाल आपने बनाई थी और चावल मैंने। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस चुपचाप कमरे में आराम करो। उस दिन मोहिनी ने अकेले ही सारा खाना बनाया और पूरे घर का काम किया, जिससे वो बहुत ज्यादा थक गई। अगले दिन सुबह सुबह रागिनी जल्दी उठ गई। बेचारी मोहिनी, कल मुझे आराम देने के लिए इसने अकेले उठकर सारा काम किया और थक कर सो रही है। रोज बेचारी परचून का सामान लाने 4 किलोमीटर पैदल जाती है। क्यों ना आज मैं खुद जाकर बाजार से सामान ले आऊं, ताकि उसे आराम मिल सके। रागिनी अभी आधे रास्ते ही पहुंची थी कि पैर के दर्द और थकान की वजह से हांफने लगी। उफ, न जाने मोहिनी रोज इतनी दूर पैदल कैसे चलकर आती होगी, और मैं बिना सोचे समझे उसे हमेशा ताने सुनाती रहती थी। काश इस तालाब वाले ससुराल के पास ही कोई दुकान होती तो कितना अच्छा होता। रागिनी जैसे तैसे सामान लेकर झोपड़ी लौटी। तब तक मोहिनी भी जाग चुकी थी और रागिनी को ना पाकर परेशान खड़ी थी। जेठानी जी, जब आपके पैर में इतना तेज दर्द था तो आपको इतनी दूर दुकान पर पैदल जाने की क्या जरूरत थी? अगर पैर की चोट और बढ़ जाती तो क्या होता? कल तुमने भी तो मेरे लिए सारा घर अकेले संभाला था ना मोहिनी। मैंने सोचा कि अगर आज मैं सामान ले आऊंगी तो कम से कम तुम्हें इतनी दूर धूप में पैदल नहीं जाना पड़ेगा और तुम्हारा थोड़ा समय बच जाएगा। दोनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दूर खड़ी सास सावित्री देवी ये सब देख रही थीं। मुझे नहीं पता कि मेरी ये दोनों बहुएं 1 महीने बाद अलग होंगी या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर देख पा रही हूँ कि इस झोपड़ी की दिक्कतों ने इनके दिलों की दूरियों को हमेशा के लिए मिटा दिया है।
अब तालाब के किनारे उस झोपड़ी में आखिरी रात थी। सास सावित्री देवी के हाथों का स्वादिष्ट खाना खाकर और बिना बिजली के आंगन में बैठकर दोनों बहुओं का दिल पूरी तरह बदल चुका था। सुबह होते ही सास अपना सामान बांधकर खड़ी हो गई। सुनो रागिनी, सुनो मोहिनी, तुम दोनों ने अपनी 1 महीने की शर्त पूरी कर दी है। अब हम वापस चंदनपुर वाले घर चलते हैं। मैं वादे के मुताबिक उस 3 मंजिला घर का बंटवारा कर दूंगी। नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। हम बहुत स्वार्थी हो गए थे, जो इतने अच्छे भरे पूरे परिवार को तोड़ने की बात कर रहे थे। मुझे ऐसा बंटवारा नहीं चाहिए माँ जी। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। इस तालाब वाले ससुराल में रहकर हमें समझ आ गया कि रिश्ते महलों से नहीं, एक दूसरे के साथ और प्यार से बनते हैं। अगर मंजिलें अलग हो गईं तो हमारे दिलों में भी दूरियां आ जाएंगी। हम सब एक साथ ही रहेंगे। बहुओं की बातें सुनकर ससुर रघुनाथ जी, माधव और केशव जोर जोर से हंसने लगते हैं। बहुएं हैरान हो जाती हैं। अरे रागिनी, रोना बंद करो। माँ की तरकीब काम कर गई। माँ जी असल में कोई गरीब मछुआरे की बेटी नहीं है, वो तो खुद एक खानदानी अमीर घर की बेटी हैं। उन्होंने कभी कोई संघर्ष नहीं किया। हैं? तो माँ जी ने जो कहानी सुनाई थी वो झूठ थी? और ये झोपड़ी? तुम दोनों अलग होने के लिए बेटों को परेशान कर रही थीं, इसलिए तुम्हारी माँ जी ने ये नाटक रचा और बहुओं को सबक सिखाने के लिए ये तालाब और झोपड़ी किराए पर खरीदी थी, ताकि तुम दोनों को रिश्तों की अहमियत समझ आ सके। ओहो माँ जी, आपने तो हम दोनों को अपनी उंगलियों पर नचा दिया। कहानी भले ही झूठी थी, पर इसने हमारे दिलों का मैल धो दिया। अब हमारा प्यार बिल्कुल सच्चा है। पूरा परिवार खुशी खुशी वापस अपने चंदनपुर वाले आलीशान घर लौट आता है। अब दोनों बहुएं बड़े प्यार से एक साथ रहती हैं और उनका घर खुशियों से चहक उठता है।